या सो यू हैव सीन कि सेल जो है ना पहला, तो पहली सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। ये तो पूछते नहीं वैसे, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब बच्चों का। तो मैंने सोचा कि आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी भी मैं थोड़ा थोड़ा जा सकूं, ठीक है ना। सो इट्स गुड कि आई एम हैप्पी विथ योर रिस्पॉन्स। जो पहले आपने एमसीक्यू में जो रिस्पॉन्स दिया, या हर रोज आप जो आंसर में या पार्टिसिपेशन देते हो ना, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कुछ बात नहीं, नेसेसरी नहीं है पढ़ना, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ो तो भी ठीक है। सर सो रॉबर्ट हुक सर थे, उन्होंने 1665 में पहला सेल डिस्कवर किया था। और वो सेल ना, हाँ अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद गलती से ओनियन बताया ना, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली कॉर्क तो ओनियन में नहीं आता ना, ओनियन क्यों बोला मैंने वैसे, सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी। सो एक्चुअली वो ओनियन का सेल नहीं था, आई एम जस्ट करेक्टिंग माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। सो द फर्स्ट सेल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, it was the cork cell. It was the cork cell from the plant, कौन सा ये था, एक स्पेनिश ओक था, स्पेनिश ओक। दे विल नॉट आस्क यू इन द एग्जाम बट जस्ट स्पेनिश ओक, एक स्पेनिश ओक का एक ट्री था, उसके कॉर्क से सेल निकाले और वो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिए पहली बार। तो उनको क्या लगा कि उन्होंने देखा कि सेल जो है वो कम, सॉरी उन्होंने देखा कि उसके बॉडी के अंदर स्पेनिश ओक के कॉर्क सेल्स, कॉर्क के अंदर हनीकोम जैसे सेल्स है। हाँ, हनीकोम जैसे सेल्स है। तो ये तो सेल्स नॉन लिविंग थे, मतलब दे वर डेड थे, डेड थे। क्यों डेड थे? क्योंकि उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं था उनमें। हाँ बस बोल देता हूँ कॉर्क से। आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अपने टॉपिक पढ़ा है क्या बेटा? कॉर्क, यस सर। हाँ, उसमें ना कॉर्क का जिक्र किया है, लेकिन मैं जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, या जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा या बाद में बता दूंगा। लेकिन कॉर्क ऐसा एक कोई डेड पार्ट होता है प्लांट बॉडी का, स्टेम में होता है या रूट के आउटर सर्फ मतलब लेयर में होता है, इतना ध्यान रखो क्योंकि उसमें ना थोड़ा टाइम जाएगा, हमारी लिंक ब्रेक हो जाएगी। तो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क। जो बार्क रहती है ना उसमें कॉर्क पार्ट रहता है, मतलब उड़ के, सॉरी पेट के अंदर। तो कॉर्क सेल्स वैसे भी डेड सेल्स होती है। तो उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क निकाला, कॉर्क का कुछ हिस्सा उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख लिया और उन्होंने देखा कि द कॉर्क इज मेड अप ऑफ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो उनको लगा कि ये तो कुछ कंपार्टमेंट जैसा है, रूम जैसा है, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया उसको सेल्यूला, एक्चुअली नाम दिया था सेल्यूला। तो सेल्यूला का बाद में हो गया सेल, उसके बाद में हो गया उसका सेल, ओके, या कंपार्टमेंट। तो ये तो डेड सेल था, नॉन लिविंग सेल था, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं था, नो प्रोटोप्लाज्म। क्या नहीं था? नो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तो नहीं था। मतलब ये जो उन्होंने देखा प्रोटोप्लाज्म नहीं था, मतलब जो भी उन्होंने देखा वो तो सिर्फ सेल वॉल था। क्या था? ये सिर्फ सेल वॉल था, क्योंकि सेल वॉल तो डेड होता है लेकिन वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस जैसे ही डेड होता है वो खाली हो जाता है, कंपार्टमेंट जैसा, मतलब पूरा खाली हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग फास्टली। सो रॉबर्ट हुक in 1665 took the cork cells from the Spanish oak and observed under the microscope. He saw honeycomb-like structure named cellula, that is compartment. Later, the cellular term was changed into cell. Okay, so these were the non-living cells because there was no protoplasm, there was only cell wall. So actually उन्होंने cell wall देखा था. Okay, इसका मतलब है कि जो सेल है, सेल, हम सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. व्हाट इज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी? साइटोलॉजी मतलब क्या? ये स्टडी ऑफ सेल। सेल, हाँ, साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी.
या फिर सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जो होता है दैट इज द स्टडी ऑफ सेल। सो हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? उन्होंने पहले सेल का डिस्कवर किया ना, तो रॉबर्ट हुक हमारे हो जाते हैं फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। और ये जो है ना, उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप यूज किया और उसके अंदर सेल देखा, तो ये जो है वो फादर ऑफ, सॉरी इन्होंने और क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया सेल वॉल को, क्योंकि जो भी देखा था उन्होंने ना, तो एक्चुअली सेल तो लिविंग नहीं था, वो तो सेल वॉल था, तो ही डिस्कवर्ड सेल वॉल, ही आल्सो डिस्कवर्ड सेल वॉल। अंडरस्टूड? तो रॉबर्ट हुक क्या थे, उन्होंने पहले सेल दिखा था, इसलिए उन्होंने उनको बोलते हैं फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। जो देखा था वो सेल वॉल था और डेड सेल था। अंडरस्टूड? और उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप यूज किया और सेल देखा। बाद में एंटन वॉन लीवेनहुक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले लिविंग सेल देखा। पहले क्या देखा? he saw first living cell. yes okay so जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में डिस्कवरी होता चला गया, वैसे वैसे सेल का ज्यादा डिटेल में स्टडी होता गया। जैसे कि फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम लोगों ने रिसर्च किया, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ढूंढ लिया सेल का, कि सेल के अंदर क्या डिटेल्स होते हैं। ओके, सो सिर्फ लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल का आउटलाइन या मेन पार्ट भी देख सकते हैं, सेल का आउटलाइन एंड मेन पार्ट्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को डिटेल में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या कि organelles of cell. एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनेलिस के अंदर जो पार्ट होते हैं ना, वो भी हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनेलिस का। आपको कोई दूसरा आवाज नहीं आ रहा है ना मेरे से? No sir. ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी ऑफ सेल ऑर्गेनेल देख सकते हैं। ओके, तो इतना तो हम लोगों ने देखा था। बाद में हमने देखा कि दो साइंटिस्ट थे, एक था माल्थियस श्लीडर 1838, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने प्लांट के प्लांट का टिश्यू लिया और ही सॉ दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बाद में 1839 मतलब लगभग उसी समय में जो दूसरे थे, मतलब थियोडर श्वान, वो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से तो वो जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट और एनिमल की दोनों की जो बॉडी है वो सेल से बनी है, और एनिमल का आउटर लाइन जो है वो थीन है, उसको हम लोग अभी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर है थिक वाला, उसको बोलते हैं अभी के लैंग्वेज में सेल वॉल। तो उन्होंने प्लांट और एनिमल की आउटर लाइन या डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर पर फोकस किया। ओके, और बाद में उन्होंने एक कॉमन कंक्लूजन निकाला और उन्होंने रिपोर्ट किया, हाइपोथेसिस किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। बट उनको ये नहीं पता लगा कि पहला सेल्स कैसे बना। ओके, सो दे डिड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट द हाउ द सेल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चू जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि ओमनी सेल्यूला इज सेल्यूला, मतलब सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ओके, लेकिन उन्होंने भी एक पहला सेल कैसे आया उसका जिक्र नहीं किया। तो उसके बारे में इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ द फर्स्ट सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड फ्रॉम द फर्स्ट सेल हाउ द प्रेजेंट डे सेल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अंडरस्टूड? सो द ओवरऑल सेल की स्टेटमेंट थी सेल थ्योरी की, उसमें दो पॉइंट है। एक तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतना सबको डन है? Yes sir. ओके, तो बाद में हम लोगों ने और भी देखा कि सेल में क्या होता है कि सब सेल के अंदर जो कॉमन पॉइंट है, जो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, ह्यूमन हो, प्लांट का हो, किसी का भी हो, यूनिसेलुलर का हो, मल्टीसेलुलर का हो, किसी भी सेल के अंदर जो कॉमन रहता है वो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है। वो दैट इज अ मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी वेयर ऑल or most of the, or not all to labels, most of the chemical reactions takes place which keep the cell in the living state. Understood? Or cytoplasm is enclosed inside by cell membrane.
तो सब सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है दैट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म। ओके, और सेल वॉल जो है एनिमल और सेल में नहीं है, प्लांट में है और बैक्टीरिया में भी है, फंगाई में है। दूसरा एक होता है राइबोसोम सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है और वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट के, यूकैरियोट के, और प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में या सब यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स, और यूकैरियोटिक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको समझ में आ रहा है ना ये सब जो मैंने किया था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट जाओ। यस ठीक है सर। ना? Yes, देखो ये जो सेल का शेप जो है ना, शेप एंड साइज, वो किस पर डिपेंड है? उसके फंक्शन पर डिपेंड है। मतलब जो भी सेल का फंक्शन होगा, उसको पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए सेल का एक पर्टिकुलर साइज होगा और शेप होगा। फॉर एग्जांपल देखो कि हमारा नर्व सेल वो लॉन्गेस्ट सेल है। क्यों लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल? क्योंकि उसको दूर दूर तक सिग्नल ट्रांसडक्शन करना है, नर्व इम्पल्स मतलब को ट्रैवल करना है। ठीक है ना? ह्यूमन आरबीसी का शेप कैसा है? साइज तो दिया 7 माइक्रोमीटर। शेप कैसा है? शेप है राउंड और बाइकॉन्केव। ह्यूमन आरबीसी शेप कैसा है? राउंड और एंड बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव आपको पता है ना? मतलब अगर सपोज आप ऐसे देख लिया ना तो आपको राउंड दिखेगा, लेकिन एक्चुअली आपने इस साइड से देखा ना, मतलब एक कुछ किसी भी एक साइड से देखा ना, तो आप कैसे दिखेगा? डम्बल शेप, मतलब बाइकॉन्केव। एक साइड से दिखेगा बाइकॉन्केव। तो इसका जो है ना वो अंदर गया है, इसलिए ऐसा बाइकॉन्केव है टू एकोमोडेट द हीमोग्लोबिन। उसमें हीमोग्लोबिन को अंदर रखना है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है इसलिए उसका शेप जो है वो बाइकॉन्केव हो गया है। हेलो? यस सर। ओके, किसी का तो माइक शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो सब माइक अपने म्यूट रखो, थोड़ा थोड़ा इको हो जाता है। जब बोलना है तो ही माइक ऑन करो, हर वक्त माइक ऑफ मत, मतलब ऑन मत करो। ठीक है ना? हर वक्त माइक ऑन मत रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का शेप तो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का साइज जो है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर रहता है, हालांकि उसको 3 to 5 भी बताया गया है। और सबसे लार्जेस्ट सेल है जो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, उसका डायमीटर है 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर डायमीटर। ये सब ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, और जब एंजॉय करो भूल जाओ, मतलब उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपका मतलब कम से कम जितना मैं एनसीईआरटी में है ना उतना तो आपका होना चाहिए। कि ज्यादा जब एंजॉय करके छोड़ भी सकते हो, या किसी को मतलब है हो जाता है रिटेन सब, मतलब रह जाता है दिमाग में, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। सो लार्जेस्ट सेल, उन्हें प्लांट में एक लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट प्लांट सेल बोलिए ना, लार्जेस्ट प्लांट सेल। लार्जेस्ट प्लांट सेल का भी मैं जिक्र करूं तो वो एक है ग्रीन अलगा है, ये ग्रीन अलगा है, उसका नाम है एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया एसिटाबुलारिया नाम का एक ग्रीन अलगी है। उसका वो सब प्लांट में सबसे बड़ा है, और उसका साइज है 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। लेकिन लार्जेस्ट सेल बोले तो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्योंकि वो एसिटाबुलारिया से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना? So these are the different shapes and sizes. Done with me? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? एकदम से क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो बाद में हम लोग देखा कि सेल का शेप है ना, उसपे भी बोलते हैं हाँ, ये मतलब ऐसे पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको लगता है कि इन जनरल दिया है, लेकिन उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब वो लिखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ सेल, और उसमें वही वर्ड आना चाहिए, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। ओके, या अलग अलग टॉपिक में कुछ एडिशनल शेप भी दिए हैं, जैसे कि कोई भी है, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी नहीं देते उसमें, तो जितना भी शेप के बारे में दिया है ना वही वर्ड आपको याद करना चाहिए। ओके, तो बैरल शेप भी होते हैं, जैसे कि आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है कि एंडोडर्मिस सेल होते हैं वो बैरल शेप रहते हैं ना, बैरल शेप रहते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। तो सब टॉपिक में जहां जहां सेल का शेप का जिक्र किया है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि सब तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। जैसे हम लोग हर कोई टॉपिक देखते हैं तो उसमें देखते हैं, और जो शेप नहीं दिया है कोई इररिलेवेंट है वही भी आपके क्वेश्चन में चिपका देंगे, तो वो नहीं करना है आपको। तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स,
प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिन्होंने प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब सही में न्यूक्लियस नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट में न्यूक्लियस रहता है, ओके, न्यूक्लियस रहता है, ट्रू न्यूक्लियस रहता है, प्रेजेंट रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। लेट्स जस्ट सी ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक, हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोगों को देखना है अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, आज के लेक्चर में इतना भी हुआ ना, या मैक्सिमम इतना हुआ ना तो भी बस होगा, क्योंकि यूकैरियोट तो आज हमने स्टार्ट नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि कौन सा पॉइंट है अभी जाके, प्रोकैरियोटिक सेल ही है या कुछ बीच का छोटा है। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ही देखने हैं, ठीक है ना। आज तो प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छी तरह से जानेंगे और उसको हम लोग पक्का करेंगे दिमाग में। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो दे हैव ओल्ड, दैट इज एंशिएंट, दैट इज प्रिमिटिव, तो कुछ भी बोले आपसे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है, ओके। मतलब ट्रू न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट है, ट्रू न्यूक्लियस उसमें क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट है। मतलब सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, सपोज ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि डीएनए तो है, डीएनए है। सर स्क्रीन लैग कर रही है। हेलो सर स्क्रीन लैग कर रही है। स्क्रीन लैग कर रही है, एक मिनट। हाँ, बहुत कर रही है क्या? यस सर। यस सर। वेट चेक द प्रॉब्लम। नेट तो है ना इधर सब, मेरा नेट, हाँ है नेट। ठीक है, अभी डायग्राम आया क्या? यस सर। देखो, तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि यूकैरियोटिक सेल में भी डीएनए है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि सब सेल का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और किसी किसी वायरस में सिर्फ आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर वो सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब सेल है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। और प्रोकैरियोट में डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोट में डीएनए और साइटोप्लाज्म के बीच एक आ जाता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। अभी लैगिंग नहीं कर रही है ना? नो सर। नो सर। तो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस which is present in eukaryote. So here no nucleus absent है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। मतलब डीएनए है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है मतलब क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं हम लोग, एनवेलप, क्योंकि मेम्ब्रेन और एनवेलप में थोड़ा फर्क होता है। एनवेलप थोड़ा, दोनों मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिलाकर बोलते हैं एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, इधर न्यूक्लियस है मतलब न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट तो नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यस या नो के लिए है मैंने। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग, प्रोकैरियोटिक। ये जो डीएनए है, डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। उसको एक और शब्द बोलते हैं
न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोइड। और इसको एक है और शब्द है, वो है जिनोफोर। जिनोफोर, जिनोफोर भी बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जिनोफोर बोलते हैं। या उसको एक और वर्ड है वो, ये है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इंसिपिएंट मतलब लेस प्रोमिनेंट। ओके। और इसको एक और शब्द होता है, वो है फाइब्रिलर न्यूक्लियस। फाइब्रिलर इतना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन मैं आपका जोश देख के बोल रहा हूँ तो, लेकिन आपको इतना करना जरूरी, जिसको 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 पॉसिबल है वो करो, नहीं तो मत करो। आप एनसीईआरटी जितना ही करो। फाइब्रिलर न्यूक्लियस तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जिनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फाइब्रिलर न्यूक्लियस। कुछ भी कहा तो वो सेम ही है, कुछ भी कहा तो वो सेम ही है। डन विथ मी? डन क्लियर इसको सब, इतना सबको? Yes, The prokaryotic cell has a primitive or old or ancient type of nucleus. In fact, it is not a true nucleus because nuclear may envelope or nucleus is absent. In case of eukaryote, nucleus and nuclear envelope is present. So DNA तो present होना चाहिए क्योंकि DNA is genetic material that must be present in any cell, all the living organism. So इस genetic material को, DNA को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जिनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फाइब्रिलर न्यूक्लियस। ये जो जिनोफोर है या जो भी है न्यूक्लियोइड या डीएनए है, ये डीएनए कैसे है, कैसा है? इट इज अ सिंगल, एक ही डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल है, सर्कुलर है, डीएनए है, एक ही है, ज्यादा नहीं है, एक ही कॉपी है डीएनए की, मेन डीएनए की। ओके। सो उसको हम लोग और भी बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जीनोम। ओके ठीक है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है ना सर्कुलर मतलब ऐसे लिखना चाहिए, ये डायग्राम हुआ और ये तो हुआ सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए लैगिंग हो रहा है क्या? Yes, sir. डायग्राम आया कि नहीं आया? Yes. मैंने बोला आ गया। आ गया। हाँ देखो देखो, तो उसमें क्या है, ये सर्कुलर दिखते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम परफेक्ट राउंड है या ऐसा है, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली डीएनए जो है ना, ये ऐसा होता है। एक्चुअली सर्कुलर डीएनए ऐसा होता है कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसका एंड फ्री नहीं होता, नो फ्री एंड। मतलब इसका ये नहीं कि मतलब कि वो परफेक्टली राउंड है, परफेक्टली, क्योंकि डीएनए जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड है और उस पर एक प्रेशर है ट्विस्टिंग का, क्योंकि डीएनए ट्विस्टेड है ना। तो अगर ट्विस्टेड आपने रोप ले लिया और उसको एक दूसरा मतलब इसका जो एंड्स है वो बंद किया, एक दूसरे से टाई किया और उसको रखा प्लेस पर, तो ये परफेक्टली राउंड नहीं रहेगा, क्योंकि उसपे तो प्रेशर होगा ना ट्विस्टिंग का, वो इधर उधर होता जाएगा, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता जाएगा। ठीक है ना? ऐसा डीएनए भी होता है। तो सर्कुलर का मतलब है नो फ्री एंड्स, फ्री एंड्स नहीं है उस पे। और लीनियर का मतलब है उसके फ्री एंड्स। तो यूकैरियोटिक में जो डीएनए होते हैं ना, एक्चुअली वो ऐसे फ्री एंड्स रहते हैं, उसके फ्री एंड्स रहते हैं, फ्री एंड्स रहते हैं, फ्री एंड्स रहते हैं। ओके। और क्या फर्क है, ये जो डीएनए है ना, वो डीएनए उसमें नो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नहीं है, नो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नहीं है। ठीक है ना? मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नो हिस्टोन। आपको हिस्टोन वगैरह आपने कभी मतलब आपको हुआ है क्या सिलेबस में? यस। अरे ऐसे जोश नहीं दिख रहा है, जोश नहीं दिख रहा है। हेलो? Yes, sir. यस सर। नो हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट जो है ना, उसके अंदर जो डीएनए है ना, डीएनए वो क्रोमैटिन के अंदर है। वो किसके अंदर है? क्रोमैटिन के अंदर। और क्रोमैटिन का बन जाता है क्रोमोसोम, डीएनए का बन जाता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का बन जाता है क्रोमोसोम बाद में। ये कैसे बनते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, सेल डिवीजन में देखेंगे। लेकिन उसमें डीएनए का क्रोमैटिन नहीं बन जाता क्योंकि उसमें हिस्टोन नहीं है। क्रोमैटिन मतलब क्या है? क्रोमैटिन का मतलब है डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन।
इधर तो हिस्टोन प्रोटीन रहते ही नहीं ना, तो क्रोमैटिन नहीं प्रेजेंट रहता है। मतलब एक्चुअली ये जो डीएनए है ना, इसको आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम। हमारे में मतलब यूकैरियोट में क्रोमोसोम और डीएनए में फर्क है, क्योंकि डीएनए इज कॉइल्ड राउंड रैप्ड अराउंड द प्रोटीन्स called as histone and non-histone that gives the chromatin that further gives the chromosome. बट प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है, तो डीएनए और क्रोमोसोम ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए है, उसमें ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह नहीं है। इधर क्रोमोसोम मतलब क्या रहता है? क्रोमोसोम मतलब डीएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। क्रोमोसोम में क्या रहते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट का, वो ऑलमोस्ट डीएनए ही है, डीएनए से ज्यादा नहीं है। मतलब डीएनए थोड़ा थोड़ा बहुत कॉइल्ड है उसके ऊपर, लेकिन यूकैरियोट में वो जो कॉइलिंग होती है ना, वो बहुत टाइट होती है। ओके, सो दैट इज अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। दिस डीएनए न्यूक्लियोइड इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये जो न्यूक्लियोइड है ना, ये है मेन जेनेटिक मटेरियल। मेन जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरिया, ये तो हो गया न्यूक्लियोइड हो गया, ये तो हो गया न्यूक्लियोइड, मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया। उसके अलावा बैक्टीरिया में कोई स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहते हैं। स्मॉल सर्कुलर मतलब ये भी सर्कुलर है, न्यूक्लियोइड वाला ये भी सर्कुलर है, लेकिन ये थोड़े बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका साइज ये मेन डीएनए से छोटा होता है। ये भी सर्कुलर है न्यूक्लियोइड डीएनए, और ये भी सर्कुलर है, और ये दो मेन क्रोमोसोम है या मेन डीएनए है, और ये एक्स्ट्रा है, इसको इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ना, ये मेन डीएनए सिंगल होता है। क्या होता है? ये सिंगल ही होता है, सिंगल होता है। लेकिन ये में भी फ्यू और मेनी, ये होते हैं फ्यू या मेनी। मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड का डीएनए सिंगल रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन एक सेल के अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्यू या मेनी भी रह सकता है। तो उसको एक टर्म है, उसको टर्म है प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डन है? इतना सबको डन है? Yes, sir. आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना बेटा जी? Yes, sir. तो प्रोकैरियोट में ना मेन डीएनए रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है, उसके साथ साथ एक फ्यू या मेनी, मतलब कोई कोई में 5 या 10 रहता है, कोई में इवन 100 भी रहते हैं प्लाज्मिड। तो वो रहता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये मेन डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में क्या फर्क है? देखो, ये मेन डीएनए है, मेन जीनोमिक डीएनए, मेन जीनोम बोलेंगे, जीनोमिक डीएनए। ये एक्स्ट्रा जीनोम बोलेंगे, प्लाज्मिड को बोलेंगे एक्स्ट्रा जीनोम। एक्स्ट्रा जीनोम, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो मेन जीनोम मतलब ऑल द नेसेसरी जीन, जितना भी उसको जीन्स की जरूरत है, मतलब ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, जितने भी एक्टिविटी करने के लिए उसको जो जीन्स चाहिए, और सब जीन्स ये मेन डीएनए पे प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर वो नहीं भी रहता है तो भी सेल जी सकता है, लेकिन मेन जीनोमिक डीएनए रहना चाहिए, नहीं तो सेल जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि सब सेल के जो फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो सब कंट्रोल करता है मेन जीनोम या न्यूक्लियोइड डीएनए। ये तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है। ये क्या देता है? इट गिव सम एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक देते हैं,
एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी नहीं है लेकिन उससे कोई एडवांटेज मिल जाता है उसको, which gives some advantages to the bacterial cell या प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो इतना तक सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah, enough. So main genome तो all main functions, all functions of the cell, जितना भी जरूरी है जीने के लिए, all functions for living, normal living, और ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था PYQ में, तो एक क्वेश्चन आया था इसमें एम्स के PYQ में। तो ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो एंटीबायोटिक कौन सा था? Penicillin. Penicillin. नो बेटा, देयर इज नो एनी डिसएडवांटेज, नो डिसएडवांटेज, एडवांटेज ही होते हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। अगर प्लाज्मिड, हाँ प्लाज्मिड तो मैंडेटरी नहीं है, प्लाज्मिड कोई बैक्टीरिया में होते हैं, कोई बैक्टीरिया में नहीं होते, और प्लाज्मिड के टाइप्स भी अलग अलग है, जैसे भी जो भी वो फंक्शन देते हैं ना उसके अनुसार वो उसके मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। तो वो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना है ना, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना कोई मेन फंक्शन नहीं है बैक्टीरिया का, वो एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो वो जो बैक्टीरिया है जो पेनिसिलिन बनाते हैं उसमें कोई प्लाज्मिड होता है, और वो प्लाज्मिड पे वो जीन बना मतलब प्रेजेंट रहता है, वो तो वो पेनिसिलिन को बनाता है। सो पेनिसिलिन प्रोडक्शन मतलब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मरते नहीं, क्योंकि उनके पास प्लाज्मिड में ऐसे कोई जीन रहते हैं कि उस जीन के वजह से वो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो उनको बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो या रेजिस्टेंस हो, these are the features of plasmid. For example, antibiotic production, okay, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। रेजिस्टेंस मतलब वो एंटीबायोटिक का विरोध कर सकते हैं और उसकी प्रेजेंस में भी जी सकते हैं। रेजिस्टेंस तो देखा है ना आपने कि कोई मतलब जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम लोगों ने वो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने जो भी दिया है, ये अगर हम लोगों ने सही नहीं दिया, तो बाद में वो बैक्टीरिया या जो फंगाई एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट बन जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक हमारे मन से ना लो, ओवर द काउंटर जाके ना लो, डॉक्टर या जो भी फिजिशियन है उन्होंने जितना भी प्रिस्क्राइब किया है आपको एंटीबायोटिक, वो ले लो। और अगर आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ तो भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करो, और हर छोटी छोटी बात पे एंटीबायोटिक नहीं लेना है। अंडरस्टूड? इसलिए हमारा फिजिशियन होता है ना, फैमिली डॉक्टर, वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि उनको हमारी हिस्ट्री पता है कि कब कौन से मेडिसिन दिए है, मतलब महीने में कितना एंटीबायोटिक कितनी बार दिया है, तो उनको पता रहता है। क्योंकि ये मतलब बहुत सारे टीबी पेशेंट होते हैं ना, टीबी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस को, तो उनको जो एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो कभी कोई लोग ना वो क्योंकि बहुत मतलब महीने तक वो लेने पड़ते हैं, तो कोई इंसान ऐसे रहते हैं उनको अवेयरनेस नहीं रहता, तो उसके वजह से वो एंटीबायोटिक को बीच में छोड़ देते हैं। उनको लगा कि थोड़ा सा अभी ठीक हो रहा है, तो मैं अभी ठीक हुआ तो मैंने एंटीबायोटिक छोड़ा। बाद में वो जो बैक्टीरिया है ना, जो मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो भी वो करता है मतलब डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, तो वो रेजिस्टेंट बन जाता है इनके जीन के कारण। अंडरस्टूड? ओके, तो आप इतना ही ध्यान रखो, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, ये एक्स्ट्रा फंक्शन है वो, और अलग अलग के भी मतलब टाइप के प्लाज्मिड होते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन रेजिस्टेंस के अलावा। ठीक है ना? सो दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल called as plasmids. और these plasmids are used, these plasmid है ना, these are used as a cloning vector. They are used in biotechnology. They are used in, आप 12th में पढ़ोगे उसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्लाज्मिड का यूज करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जीन ले लिया, प्लाज्मिड भी ले लिया बैक्टीरिया से, प्लाज्मिड के अंदर वो जीन को मतलब ज्वाइन किया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, प्लाज्मिड प्लस दैट फॉरेन डीएनए, और उसको हम लोगों ने जिस सेल में पहुंचाना है उसमें पहुंचा दिया। तो इट इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्लोनिंग, डन। ये क्या है क्लोनिंग वगैरह है, हम अभी अभी नहीं जानेंगे, दैट इज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। सो आप इतना ही ध्यान रखो कि ये प्लाज्मिड है, दे आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्लोनिंग, ओके, या एज अ वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, एज अ वेक्टर, क्लोनिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। एज अ वेक्टर मतलब क्या होता है कि वेक्टर मतलब व्हीकल, जैसे कि ये सपोज प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड को कट किया, उसमें कोई जीन जो हमें चाहिए वो जीन बिठा लिया, और ये वेक्टर है और ये जीन है उसमें बिठाया है वो, उसको हम लोगों ने एक सेल के अंदर पहुंचा दिया। एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कोई एनिमल का जीन प्लांट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या बैक्टीरिया का जीन ह्यूमन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए वेक्टर, एज अ वेक्टर मतलब फॉर अ ट्रांसफर ऑफ जीन, वेक्टर मतलब क्या करते हैं, दे डिलीवर द जीन, वेक्टर क्या करते हैं, ट्रांसफर जीन, ट्रांसफर जीन को वो ट्रांसफर करते हैं। आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेटली Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सब समझ में आ रहे हैं? नहीं, मैं आज ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ Yes, sir. क्योंकि कंटिन्यूटी में हो रहा है ना हमारा कंसेप्ट। Yes, क्लियर sir. हो रहा है ना, कंसेप्ट ऑफ क्लियरिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Clearing. Yes, sir. Clear. यस यस यस। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो प्लाज्मिड होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जीनोमिक डीएनए, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एज अ क्लोनिंग वेक्टर या एज अ व्हीकल, एज अ वेक्टर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की जीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर की जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए वेक्टर चाहिए होता है ट्रांसफर ऑफ जीन के लिए। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर की तरह हम लोग यूज करते हैं। ये तो सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. यस यस। वेक्टर के बाद हुआ, वेक्टर तो हो गया, मतलब सॉरी प्लाज्मिड तो हो गया, जेनेटिक मैटर हो गया, प्लाज्मिड हो गया। अभी देखते हैं सेल एनवेलप। क्या देखते हैं? Cell envelope. सेल Cell envelope. देखो, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है, सपोज ये साइटोप्लाज्म है, ये है साइटोप्लाज्म उसके अंदर, और साइटोप्लाज्म का कवरिंग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? Plasma membrane. Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा बोलो या सेल बोलो, सेम ही है, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेमी फ्लूइड रहता है, ये तो रहता है बैक्टीरिया में, उसके अंदर होता है ये साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। उसके बाहर एक रहता है सेल वॉल, अभी गैप बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। उसके बाहर रहता है सेल वॉल, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ सेल वॉल। ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन मैं आपको समझ में आना चाहिए इसलिए गैप बना रहा हूं, उसमें गैप नहीं रहता, एक गैप नहीं रहता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं बना रहा हूं। ये होता है सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है ना। और उसके बाहर भी एक कवरिंग हो, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए मेरे को। उसके बाहर एक और कवरिंग रहता है, और इस कवरिंग को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, किसको पता है आउटर सेल क्या बोलते हैं? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. है कि नहीं? आप लोग है कि भाग गए? है। Yes, है। sir. तो एक बात मुझे बोलिए बच्चे सब लोग, कि आपका लेक्चर सैटरडे को लेक्चर आपका इसको था ना, मतलब लास्ट वाला था ना,
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So outside the cell wall there is one more layer that is called as ग्लाइकोकैलिक्स. क्या बोलते हैं उसको? Glycocalyx. Glycocalyx. ग्लाइकोकैलिक्स. मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड क्या है? नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 सेल वॉल, और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 Plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है. ठीक है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है. सो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये आइदर ऑफ द, इट इज आइदर, एक तो ये लूज रहता है, लूज, लूज शीट मतलब लूज रहता है, सॉफ्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर. क्या बोलते हैं उसको? स्लाइम लेयर. Slime layer. Layer. वो लूज है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर. अगर ये टफ है, टफ है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल. क्या बोलते हैं? Capsule. Capsule. देखो, जो जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं ना, पैथोजेनिक डिसीज कॉजिंग, उनका जो डिसीजनेस है ना, डिसीज देते हैं ना, उसका जो पैथोजेनिसिटी है ना, दैट इज प्रेजेंट इन द ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ड्यू टू द ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से उनका पैथोजेनिसिटी होता है. ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटरमोस्ट कवरिंग that is either loose sheet called as slime layer or tub called as capsule. Okay, सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल, ये सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन से. केमिकली क्या होता है ये? Glycan. ग्लाइकन. मतलब देखो, सेल वॉल तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में है, प्लांट में है, बैक्टीरिया में है, फंगाई में है. तो प्लांट में ये मेनली सेल्यूलोज से बनता है, बैक्टीरिया में बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और फंगाई में बनता है काइटिन से. तो इधर हुआ पेप्टाइडोग्लाइकन. ये क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन? इसमें रहते हैं पेप्टाइड्स प्लस शुगर, पेप्टाइड्स प्लस शुगर. ये पेप्टाइड होते हैं ना, दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. पेप्टाइड्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. और शुगर जो है ना, शुगर, इसमें वो शुगर 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के शुगर होते हैं. एक को बोलते हैं नाग, NAG, और दूसरे टाइप को बोलते हैं NAM, नाम. सो द शुगर इज आइदर, सॉरी, नैग एंड नैम. नैग का मतलब है N एसिटिल ग्लूकोजामाइन. क्या बोलते हैं? N एसिटिल. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. N एसिटिल ग्लूकोजामाइन बोलते हैं, N एसिटिल ग्लूकोजामाइन बोलते हैं. और नाम जो है उसका फुल फॉर्म है N एसिटिल म्यूरामिक एसिड. N एसिटिल Muramic acid. म्यूरामिक acid. Okay, so the sugar is NAG and NAM. दोनों की होती है, NAG प्लस NAM, NAM और NAM नहीं, NAG एंड NAM प्लस पेप्टाइड. मतलब उसमें प्रोटीन भी है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन भी है, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है. ओके, ये क्या है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना है सेल वॉल. ओके, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड प्रोटीन बाइलेयर. ये तो सब में सेम रहता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो. लिपिड प्रोटीन बाइलेयर सेम एज प्रोकैरियोट, सॉरी यूकैरियोट. लिपिड प्रोटीन बाइलेयर का होता है. क्या होता है बाइलेयर? हम लोग बाद में देखेंगे. बाइलेयर सेम एज यूकैरियोट, सेम एज यूकैरियोट. मतलब सब सेल में सेम क्या है, कॉमन क्या है? तो एक तो है सेल मेम्ब्रेन, सब सेल में होता है, प्लांट हो, एनिमल हो, प्रो या यूकैरियोटिक हो. ठीक है ना. सेल वॉल एनिमल में नहीं रहता, सेल वॉल प्लांट में, फंगाई में, बैक्टीरिया में रहता है. लेकिन प्लांट में सेल्यूलोज से बना होता है, फंगाई में काइटिन से,
और बैक्टीरिया में बना होता है पेप्टाइड और ग्लाइकैन से। और ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, Yes, so these are togetherly called as cell envelope। देखो हर एक के फंक्शन अलग है, हर एक के फंक्शन अलग है। सेल वॉल का फंक्शन है रिजिडिटी, इसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स द रिजिडिटी, 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 सॉरी सॉरी सॉरी, सेल को रिजिड रखना, सेल को एक फर्म शेप देना, सेल को एक फर्म शेप देना। रिजिडिटी मतलब सेल का शेप मेंटेन करना, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो होता है कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट विद आउटर वर्ल्ड, सेल के बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए आउटर वर्ल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। ग्लाइकोकैलिक्स तो ओवरऑल उसका सेपरेट रोल है, वो टॉक्सिसिटी भी देता है सेल को, ओके। और तीनों का अलग अलग रोल है, लेकिन as these all three layers are, they are tightly bound, एक दूसरे से इतने अच्छी तरह से बाउंड है कि सबका कॉमन रोल होता है, कॉमन रोल होता है प्रोटेक्शन। कॉमन रोल क्या होता है? प्रोटेक्शन। Protection. सब एक साथ प्रोटेक्ट करते हैं और अपना अपना खुद का इंडिविजुअल फंक्शन भी करते हैं, दोनों करते हैं। कितना सबको क्लियर है? Yes, sir. डेफिनेटली क्लियर सबको? Yes, Sir. Yes. ओके ओके। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद आता है प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये है, ये सपोज साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर है इधर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और प्लाज्मिड भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, है दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड, वो अंदर की ओर फोल्ड होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मीजोजोम, मीजोजोम। इनफोल्डिंग ऑफ, these are the infoldings of plasma membrane, infoldings of plasma membrane। और इनका फंक्शन क्या होता है मेसोसोम का? सर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। यस, So respiration में help करता है। वेरी गुड वेरी गुड, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। It increase the surface area. वेरी गुड, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। Sir DNA replication। DNA replication and distribution into the daughter cell, DNA replication and distribution to the daughter cell, Sir distribution secretion process। to Secretion process। yes daughter cell, let me write daughter cell। मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब है, उसका इनडायरेक्ट मतलब है सेल डिवीजन। क्या मतलब इसका? सेल डिवीजन, क्योंकि रेप्लिकेट नहीं हुआ ना तो सेल डिवाइड नहीं होगा। देखो प्लाज्मिड जो है ना, प्लाज्मिड, उसका रेप्लिकेशन सेल डिवीजन से कोई संबंध नहीं रखता। प्लाज्मिड का डीएनए जब चाहे डिवाइड हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, उसका सेल डिवाइड हो नहीं हो उससे कुछ काम नहीं। लेकिन जब जब ये मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए या जो है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए रिप्लिकेट होगा, उसके बाद तुरंत सेल डिवीजन होगा, क्योंकि उसका एक ही नंबर होता है, ओनली 1 नंबर पर सेल। लेकिन प्लाज्मिड का नंबर तो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन सेल के डिवीजन से कोई मतलब रिलेट नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सेल डिवीजन एंड दिस मेन डीएनए रिप्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डॉटर सेल इज रिलेटेड। और एक फंक्शन है उसका सिक्रीशन, सिक्रीशन, कुछ चीजें सिक्रीट करना, उसमें कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं, दे आल्सो कंटेन सम एंजाइम्स। और ये और एक काम करता है कि उसके, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इमेजिनेशन है, तो उसके बाहर के साइड सेल वॉल को तैयार करना, ओके। सो ये एक और काम करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन का भी काम करता है। सब पे क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टूड?
ओके, Yes, sir. Yes. Yes, sir. मीजोजोम, मीजोजोम हो गए। और इन सम ऑर्गेनिज्म, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, इन सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कुछ मीजोजोम जो होते हैं ना, ओके, एक्स्ट्रा मीजोजोम होते हैं, एक्स्ट्रा मीजोजोम होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं उसको? Chromatophore. उसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्रोमैटोफोर्स। उसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट which perform photosynthesis। कितना सबको क्लियर है? Yes. ठीक है सबको? ओके, तो हम अभी रुक जाते हैं क्योंकि मुझे 2 मिनट चाहिए दूसरे लेक्चर के स्टार्टिंग के लिए। तो बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आप इतना सब पढ़ो अच्छी तरह से, कोई डाउट है तो कल पूछो मेरे से, या आप मोबाइल मतलब व्हाट्सएप भी कर सकते हो। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड नाइट बेटा जी, गुड नाइट। Good night, Good sir. night, sir. गुड नाइट। Good night, sir. यस, गुड नाइट। Thank you, sir. यस, बाय। नोट्स भेज दूंगा मैं, जैसे ही मेरा लेक्चर दूसरा खत्म होता है ना 10 बजे वाला, मतलब 11 बजे खत्म होगा अभी, वो 11 साढ़े 11 तक मैं भेज दूंगा, डोंट वरी।